नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि आज 11 तारीख है और एमएलसी के लिए अपना पर्चा भरने वाले हैं और हमारे साथ हैं अनामिका सिंह पटेल जो एमएलसी उम्मीदवार हैं और भाजपा में गद्दावर नेता के तौर पे इनको देखा गया है और इनसे आज जानेंगे कि कितनी खुशी है एमएलसी के लिए पोस्ट पे आपको चुना गया है और पार्टी ने आप पे विश्वास किया है, तो आपका क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका भी निर्माण होता है, उनकी सोच का निर्माण होता है, उनकी कार्यशैली का निर्माण होता है, उनके चिंतन का निर्माण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में हम इसे ये कह सकते हैं कि मुझे एक कार्यकर्ता की तरह आज ये दायित्व मिला है जी। तो इस दायित्व का भी मैं वैसे ही निर्वहन करूँगी, उतनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ जितना मैं अपने पूर्व में मिले हुए दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हूँ। पूर्व में देखा गया है राज्यसभा भेजा गया धर्मशिला गुप्ता को, फिर आप उसके बाद आपको, तो कहीं ना कहीं जो नारी सशक्तिकरण के तौर पे जो मोदी का जो रहा है आयोजन और जितने भी प्रकार के जो निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को। देखिए, उसके लिए फिर आपको मूल विचारधारा में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सनातन की विचारधारा है और सनातन की विचारधारा में नारी का कितना सम्मान किया जाता है। कहा जाता है ना, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो उसी विचारधारा को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए एक संदेश है। धर्मशिला गुप्ता जी का जो राज्यसभा के लिए हुआ या मेरा जो हुआ है आज एमएलसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश है उन लोगों के लिए जो महिला आरक्षण के नाम पर परिवार की महिलाओं को राजनीति में लाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी ज्वाइन किए करीब लगता है 10 से 11 साल आपको हुए हैं? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा साल। उसके पहले मैं एबीवीपी में थी जी। मेरा परिवार 2-3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी में, उसके पहले एक पीढ़ी से उसके पहले भी जुड़ा रहा है उसी विचारधारा से। ओके जी। तो अभी एनडीए में तो सब कुछ क्लियर है जी। आपके द्वारा जो शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एनडीए में क्लियर है, सीटों को लेकर के कुछ अनबन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी में जो आरजेडी के खेमे से जो एमएलसी का जो कैंडिडेट दिया गया है उसमें सिर्फ अपना परिवारवाद को वहाँ पे भी दिखाया गया है कि राबड़ी देवी को दिया गया है और किसी को नहीं। तो वहाँ पे और नारी सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी बड़े प्रोग्राम भी किए गए थे। किसके द्वारा प्रोग्राम, आप किसकी बात कर रहे हैं? आरजेडी। मैंने आपसे कहा कि वो उनके लिए महिला को आगे बढ़ाने का अर्थ, महिला आरक्षण का अर्थ राबड़ी देवी जी से शुरू होता है और वो मीशा भारती से शुरू होकर चैन में रोहिणी जी तक जाएगा या किस बहन तक जाएगा, वो उनको तय करना होता है। उनके लिए महिला का मतलब परिवार है। एमएलसी का टिकट जो आपको मिला, आपको क्या वो किस सपना जैसा है या कुछ उम्मीद नहीं था? ये कार्य किए हुए जा रहे थे कि अपना जो पार्टी का दायित्व है वो बस निर्वहन किए जा रहे थे, तो अचानक से आपका नाम आना, तो किस तरह को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मुझे दायित्व दिए हैं। मैं इसे पद की जगह दायित्व कहना ज़्यादा पसंद करूंगी। मैं पूर्व में युवा मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, फिर महिला मोर्चे की मैं अध्यक्ष भी रही, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे पहले भी कहा कि कार्यकर्ता को इस चिंतन और विचारधारा के साथ पोषित किया जाता है कि वो जो भी दायित्व हमें मिले जितने समय के लिए, उसमें हम बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करें। बिहार के विकास के जो आप दौर में अब निर्वहन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश की अगर हम बात करें या विश्व की बात करें तो बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कर्मठता और सक्षमता दोनों हैं जी। और उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें संभाल के रखे जाने की आवश्यकता है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर मुझे लगता है गुणवत्ता और मात्रा दोनों स्तर पर शिक्षा पर और बेहतर और श्रेष्ठ किए जाने की आवश्यकता है। आप भी एक महिला हैं जी, और पूर्व में महिला दिवस आपके द्वारा भी मनाया गया था। जी जी। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक नॉर्मल जो हमारे जो माताएं बहनें होती हैं और दूसरे जो हैं वो थर्ड जेंडर है, तो उनको लेकर क्या सरकार क्या रणनीति अपना रही है या बना रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने थर्ड जेंडर पर बात की। और अगर आपने पूर्व में मेरे काम देखे होंगे तो अगर आप जाएंगे तो मैं पिछले बिहार की राजनीति में मैं पिछले 2007 से हूँ और 2007 से मैंने थर्ड जेंडर पे बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है। महिला को लेकर और थर्ड जेंडर को लेकर कोई मेरा ऐसा कार्यक्रम नहीं रहा। मैं इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट भी हूँ, उसमें बात हो या जब मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही, मैंने हमेशा थर्ड जेंडर को अपने साथ शामिल रखकर एक काम किया है। वो हमारा होरी मिलन हो और दूसरे काम हो, हमेशा उनके साथ ही होता है और निस्संदेह उनके साथ एक भारतीय नागरिक की तरह और मनुष्य की तरह बहुत संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। पूर्व में देश की जो स्मृति ईरानी जो थी, देश की अपनी एक सर्वोच्च पद पे हैं, उनको अधर्म टिप्पणी के साथ उनको आरजेडी के एक प्रवक्ता ने जो
कहा क्या उसका, बातों से आप कितने? देखिए, आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, आप नाम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने जो कहा मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैं उनके साथ बहुत बार डिबेट में रही हूँ। मैंने आपसे फिर कहा कि कार्यकर्ता परिलक्षित करता है किसी दल की मानसिकता को, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को। तो व्यक्तिगत तौर पर सारिका पासवान जी इस तरह की भाषा बोलने की आदी हैं और वो इसमें गर्व महसूस करती हैं, एक विषय। दूसरे विषय और ज़्यादा ये हो जाता है, उसमें और ताकत मिल जाती है कि वो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, जहां मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे आदरणीय राबड़ी जी ने कहा था कि राज्यपाल का पैर तोड़ देंगे, अगर आपको याद हो। तो जिनकी मुखिया ही इस तरह की बात करते हैं तो निस्संदेह जैसे तथा यथा राजा तथा प्रजा, तो उनकी प्रवक्ता इसी तरह की बात करेंगे। जहाँ तक आदरणीय स्मृति ईरानी जी की बात है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो योगदान है, अगर उनके विषय में उन्होंने जाना होता, सारिका जी ने, जिन्होंने ABVP से शुरू किया, महिला मोर्चे की जब वो अध्यक्ष थी और हमारी सरकार नहीं थी देश में, केंद्र की सरकार थी, कितना संघर्ष उन्होंने ज़मीन पे किया है। अमेठी में जाकर इस देश के युवराज को उन्होंने परास्त किया है। अगर उन्होंने देखा हो तो अभद्र टिप्पणी नहीं करती। और सारिका पासवान जी शायद आदरणीय लालू जी और उस परिवार को खुश करते करते वो इस निचले स्तर पर आ गई हैं कि वो भूल गई कि वो एक महिला है। तो सारिका पासवान ने ये नाम नहीं रखा था कि ट्रिपल एक्सेल वगैरह जो भी वर्ड वो यूज किए, उन्होंने ये भी कहा, सफाई भी दी कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, और जिनको लग रहा है कि हम उस तरह का है तो माने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब वो अगर जिसे लगता है कि उसने गलती की तो ये भाषा ही नहीं बोलेगा कि मैंने नाम नहीं लिया। उसके पूर्व वो इस तरह की टिप्पणी करती रही है, वो अभ्यस्त हैं और वो इसमें गौरव महसूस करती हैं, और उनके नंबर बढ़ते हैं आदरणीय लालू जी के यहाँ जब वो इस तरह की टिप्पणी करती हैं। तो वो इसके लिए, वो मैंने कहा कई बार डिबेट में वो इस तरह की भाषा का कई बार उपयोग कर चुकी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें एक महिला होने के नाते आदरणीय स्मृति ईरानी जी के विषय में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं की अपनी एक जमात होती है, उस जमात में महिलाओं को एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तित्व का पतन अपनी जगह है। एनडीए का हनुमान जो है, मोदी जी का हनुमान जो है, चिराग पासवान, अभी काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहे हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो ये नाराज़गी का राज क्या है? देखिए, आप दोनों बातें एक साथ बहुत विरोधाभासी हैं। अगर आप चिराग जी को कह रहे हैं कि वो हनुमान हैं, तो हनुमान कभी राम भगवान से नाराज़ नहीं हो सकते। उनका जीवन ही, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, उनका जीवन ही राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके प्राण में राम है, एक विषय। दूसरा विषय, आपने कैसे तय किया कि हमारे चिराग पासवान जी नाराज़ चल रहे हैं, या आपने कैसे तय किया? बीते दिन PM 2 बार बिहार आ चुके हैं जी, भोले भर भर कर बिहार को सौगात दिए जी। उसके बाद अमित शाह है जी। तो दो तीन जो सेंट्रल का जो प्रोग्राम था उसमें एक जगह भी चिराग पासवान नहीं दिखे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिखे। उनको मनाने के लिए तरह तरह के जो बीजेपी के गद्दावर नेता हैं उनको मनाने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि वो ठापटक तो बननी। मैं तीनों लाइनों पे बोलूँगी। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि एनडीए गठबंधन का हर साथी राष्ट्र निर्माण के लिए साथ खड़ा है जी। हम महज एक गठबंधन नहीं है, हम एक उस तरह का जो सत्ता को हासिल करने के लिए काम करते हैं। हम वो लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। हमारे सारे सहयोगी वैसे हैं, एक विषय। दूसरा विषय, आपने कहा कि सरकारी कार्यक्रम, आप खुद ही कह रहे हैं, जो वो सरकारी कार्यक्रम है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो आदरणीय चिराग पासवान जी उस सरकारी कार्यक्रम में ना भी रहें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा विषय, हर घटक, एनडीए का हर घटक ज़मीनी स्तर पर लगातार काम कर रहा है जनता के बीच जाकर। तो अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग लोग काम करते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि औरंगाबाद में सभा होती है, आदरणीय मोदी जी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता होते हैं, बेतिया में दूसरे नेता होते हैं और पालीगंज में दूसरे नेता होते हैं। तो इस बात को इस बात से जोड़कर देखना कि चिराग पासवान जी नहीं, एक कतई भी सच नहीं है। चिराग पासवान जी बिहार की उन्नति चाहने वाले एक दूरदर्शी और बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं बिहार के, और देश उन्हें पसंद करता है, बिहार उन्हें पसंद करता है।